उतार के जाना चाहिए, लेकिन आपकी आदत है कि कैसे भी इंटर कर जाते हैं। देखो उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो आदत बनानी चाहिए धीरे धीरे। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन याद करना पड़ेगा, 5वां दिन से आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी कमियां आपके अंदर थी उसको 2 दिन में लिखिए डायरी पर, वो याद नहीं रहेगा। जब भी याद आए कमी नोट करिए, हमेशा एक डायरी रखिए 2 दिन के लिए, और उन कमियों को कोशिश करना है कि 2022 में हमारा वो कमी हमारे अंदर न रहे, और जैसे भी हो सके अपने लक्ष्य को 2023 तक पूरा कर लें, क्योंकि 22 में जो परीक्षा होगी वो 22 में क्लियर नहीं होगा। एक यूपीएससी अकेला परीक्षा है जो 1 साल में रिजल्ट दे, फॉर्म आता है उसके 1 साल के अंदर वो फाइनली 1 साल पूरा होते होते वो आईएएस बना देता है, आईपीएस और आईआरएस बना देता है। लेकिन बीपीएससी स्टेट पीसीएस में नियम है कि कम से कम 1 साल 1.5 साल का वक्त, 1.5 साल लग जाता है। तो 2023 मई जून तक जाते जाते आपके हाथ में क्लास 1 की एक सर्विस होनी चाहिए, और ये होगा यदि आप चाहेंगे। कोचिंग और टीचर के चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा, और आप जितना चाहेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमसे काम ले पाएंगे। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई डाउट ही नहीं होगा, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। डाउट कब होता है? जब आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं तभी हमसे पूछते हैं, अगर आप ना पढ़ेंगे तो हमारा भी काम आसान रहेगा। यदि आप मेरा बेहतरीन यूज करना चाहते हैं तो खूब पढ़ाई करके आइए, पढ़ कर आइए, प्रीवियस पेपर लगा के आइए, कोई नया क्वेश्चन आए तो हमारे सामने आकर पूछिए, ये तरीका होता है। अगर उसी टॉपिक से मेंस में कोई सवाल पूछा है तो उसका आंसर लिख के दिखाइए। प्रीवियस पेपर आप मेंस और पीटी दोनों का ले लीजिए। मैं बार बार रोज ये बात बोलता हूँ कि प्रीवियस पेपर मेंस और पीटी दोनों का आपके पास होना चाहिए, और डेली उसमें देखिए। जैसे मैंने ग्रेटर हिमालय पढ़ाया तो आप देखिए कि मेंस में आज तक ग्रेटर हिमालय से क्या क्या सवाल आए हैं, और प्री में आज तक क्या क्या पूछा है, और उसके बाद आके यहाँ पर सवाल कीजिए। तो खूब पढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अगर खुश होकर मुस्कुरा कर पढ़ोगे तो 1 घंटे 4 घंटे के बराबर होगा, और दुखी होकर टेंशन लेकर पढ़ोगे तो 4 घंटे 1 घंटे के बराबर होगा। संसाधन की बर्बादी होगी, टाइम का बर्बादी होगा। इसलिए खुश होकर पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन खुश होकर पढ़िए, ये मेरा राय है। और अपनी कमियों को दूर कीजिए। बाकी हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ है ताकि आप जिस ऊंचाई तक जाना चाहते हो उस ऊंचाई तक पहुंचिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। एक पास मैंने बताया था कल, बड़ा लाचला दर्रा। कल हमने बताया था आप लोग को बड़ा लाचला दर्रा, उसमें एक बात बताना रह गया था। कल की क्लास कंटिन्यू करें, ऑनलाइन वाले बच्चे जो एप्लीकेशन के ऊपर क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी, कि कल हमने एक बताया था बड़ा लाचला दर्रा, और वहां से मनाली को लेह को जोड़ा था। मनाली को मंडी को लेह से हम लोग, मंडी से लेह मनाली से लेह एक ही रूट है, उसको हमने क्या किया था? जोड़ा था। तो जो बड़ा लाचला दर्रा है, ये जो बड़ा लाचला दर्रा है, इसके अंदर 2 झील भी है। दर्रा के अंदर, बड़ा लाचला दर्रा के अंदर 2 झील है। एक झील का नाम है चंद्रा झील, और एक झील का नाम है भागा झील। चंद्रा झील और भागा झील, चंद्रा लेक और भागा लेक, चंद्रा लेक और भागा लेक, चंद्रा झील और भागा झील, 2 झील हमने बताया था। चंद्रा और भागा नदी पढ़ा रहे थे उस समय भी बताया होगा। बड़ा लाचला दर्रा के अंदर, ये कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचला, हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचला दर्रा है। इस दर्रा के अंदर 2 लेक है, एक का नाम है चंद्रा झील, एक का नाम है भागा झील। चंद्रा झील से एक नदी निकलती है और भागा झील से भी एक नदी निकलती है। चंद्रा झील से भी एक नदी निकलती है और भागा झील से भी एक नदी निकलती है। चंद्रा से जो नदी निकलती है उसका नाम ही है चंद्रा नदी। चंद्रा झील से जो नदी निकलती है उसका नाम है चंद्रा नदी। भागा झील से जो निकलती है उसका नाम है भागा नदी। भागा नदी एक्चुअली में यहाँ चंद्रा और भागा नाम से ग्लेशियर भी है, चंद्रा ग्लेशियर और भागा ग्लेशियर। यहाँ 2 ग्लेशियर भी है, चंद्रा ग्लेशियर और भागा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रा नदी, भागा ग्लेशियर से भागा नदी, और दोनों जहां मिलते हैं उसके बाद ये नदी सिंगल हो जाती है। चंद्रा भागा के मिलने से नदी क्या हो जाती है? सिंगल। इसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब, चिनाब या चिनाव दोनों एक ही बात है। चिनाव नदी, चिनाव नदी कहां से निकलती है पूछा जाए तो चंद्रा भागा। चिनाव नदी कहां से निकलती है? तो चंद्रा भागा से। और चंद्रा भागा झील कहाँ है? बड़ा लाचला दर्रा के अंदर हिमाचल प्रदेश में है। जब नदी आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंधु, ये सारी नदियां डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बेटा 3 कॉलम बना लो, एक कॉलम में नदी का नाम लिख दो, दूसरे में लिख दो सोर्स, और तीसरे में लिख दो मुहाना, और फिर लिख दो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटी का नाम एक कॉलम में, एक में इंपॉर्टेंट डैम का नाम लिखवाते जा रहे हैं लाइन से, नदी कंप्लीट। वो काम नहीं। नदी बनेगा फोटो, उसमें डैम बनेगा, उसमें सिटी अगर होंगे तो सिटी बनेगा। तो पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में वहां पर। लेकिन अभी तत्काल इतना समझिए कि चंद्रा भागा झील से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? चिनाब नदी। चंद्रा नदी भागा नदी के मिलने से चिनाब, ये वही चिनाव है जिस पर बगलिहार डैम है, सलाल डैम है, दुलहस्ती डैम है,
बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, ये सब किस पर है भाई? चिनाब नदी पर, है ना। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच, चिनाब के नीचे रावी नदी और चिनाब के ऊपर झेलम नदी। तो झेलम और रावी नदी के बीच में कौन सी नदी? चिनाब नदी। तो झेलम और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं चेस दुआब, और रावी और चिनाब के बीच को बोलते हैं रचना दुआब। रावी चिनाब के बीच के बेसिन को रचना बेसिन कहते हैं, और चिनाब और झेलम के बीच के बेसिन को चेज बेसिन कहते हैं। चे से चिनाब और झे से झेलम, तो चेज दोनों का पहला पहला लेटर लेकर बना दिया गया है, चेज बेसिन। इसको रावी और चिनाब तो रचना, र च, तो र से रावी और च से चिनाब, याद करने का तरीका भी हो गया कि रावी चिनाब के बीच के दबाव को रचना दबाव, चिनाब और झेलम के बीच के दबाव को चेज दुआब, चेज दुआब। ब्यास और सतलज के बीच के दबाव को बिस्त, ब स बिस्त दुआब, और रावी और ब्यास के बीच के दुआब को बारी दुआब, ब से ब्यास, र से रावी, बारी बेसिन। ब्यास सतलज के बीच को बिस्त, बिस्त, और ब्यास रावी के बीच को बारी, रावी और चिनाव के बीच को रचना, चिनाव और झेलम के बीच को चेज, और झेलम और सिंधु के बीच को सिंधु सागर दुआब। खाली एक ही रटना पड़ेगा, बाकी सब नाम से ही निकल जाता है ना। ये सब पढ़ाएंगे, जब बेसिन पढ़ाएंगे तो अलग से नदी बेसिन। चलिए उसको उतार लिए थे ना? नहीं, भागा नदी, कोई बात नहीं, बना लो, इसमें क्या दिक्कत है? यही तो मीठा है, शायद हो गया, बनाओ। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है? पढ़ना है, क्वालिटी में पढ़ना है, क्वांटिटी में नहीं पढ़ना है। आपको कितना फैक्ट याद है ये मायने नहीं रखता, आप कितना समझे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि फैक्ट कहीं भी और कभी भी मिल जाता है, लेकिन जो समझे वो हर जगह नहीं मिलता, उसको निकालना पड़ता है। क्रक्स जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पूछता है कॉम्प्रिहेंशन में इसका क्रक्स लिखिए, पता नहीं क्या होता है अंग्रेजी मेरा कमजोर है शुरू से तो ये क्रक्स जो है ना, वो क्रक्स यही है। क्रक्स हर जगह नहीं मिलता, मिलता है फैक्ट। तो फैक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर याद है तो अच्छी बात है, और न भी याद है तो उतना बुरी बात नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आया है या उल्टा समझ में आ गया है तो ये अच्छा बात नहीं है, इसे समझना जरूरी है। ठीक है, अब तो मिटा सकता हूं। देखो स्टूडेंट, अब लिखिए आप लोग उत्तराखंड का दर्रा। ये तो हिमाचल वाला हो गया था, कल हम लोग हिमाचल तक कर लिए थे, और आज हिमाचल के बचा हुआ कसर भी पूरा हो गया। अब हम लोग उत्तराखंड का दर्रा, माना, थागला, नीति, एक थांगला भी है। एक थागला अलग है, थांगला था पर बिंदु दे दोगे तो लेह में पड़ता है। काराकोरम पर्वत में एक और दर्रा था, थांगला। एक थागला है, ये थांगला नहीं है, ये केवल थागला है। ये थांगला और थागला में अंतर समझिएगा। थांगला मत कर दीजिएगा, THAN नहीं, THAGLA, थागला। ये उत्तराखंड में है, थांगला लेह में है। थांगला लेह में, थागला उत्तराखंड में। तो लिखिए, पहले बड़ा लाश क्या था भैया? माना। पहले माना दर्रा था ना जी। अरे माथा नीली, ट्रिक जो बताया था क्या बताया था? माथा नीली, माँ से माना, माँ से माना नहीं, माना, माना। अरे पड़ता है भैया कहाँ? बद्रीनाथ के पास। ये माना दर्रा जो है ना, उत्तराखंड में कहाँ पड़ता है? बद्रीनाथ, नाम सुना है? बद्रीनाथ और केदारनाथ, ब से बद्री, क से केदार, तो ब से बद्री या ब से विष्णु भी होता है। तो बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए, केदारनाथ भगवान शिव जी के लिए। एक बार एसएससी जेई का एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर, जो लोग बीटेक होते हैं वो भरते हैं फॉर्म, एसएससी के थ्रू सीजीएल लेता है ना, वैसे जेई भी होता है। तो उसमें एक बार सवाल आया था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ क्रमशः किस किस भगवान के लिए जाने जाते हैं? क्रमशः दिया था, बद्रीनाथ और केदारनाथ किसको किस नाम से जानते हैं? तो भैया ब से बद्री, तो बद्रीनाथ विष्णु के लिए और केदारनाथ शिव के लिए। तो उसमें ऑप्शन था विष्णु शिव, शिव विष्णु, अपोजिट कर दिया था, ब्रह्मा शिव, शिव ब्रह्मा, ऐसे दिया था। तो भैया विष्णु भगवान के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ शिव जी के लिए। वैसे बता दूं कि उत्तराखंड में 4 धाम, अब भारत के भी 4 धाम, ये क्वेश्चन आता है सब। भारत के 4 धाम, उत्तराखंड के भी 4 धाम, ये अलग अलग है। बद्रीनाथ, भारत के 4 धाम में बद्रीनाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ नहीं, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, द्वारका, पूरब में पूरी, और दक्षिण में रामेश्वरम, रामेश्वरम। ये पूरे भारत के 4 धाम। उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पूरी, और दक्षिण में रामेश्वरम। उत्तराखंड के 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम
बद्रीनाथ, एक देश वाला रहेगा क्योंकि उत्तराखंड में ही है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ, उसके बाद गंगोत्री, ऐसी इस तरह से नहीं बनता, उसमें बीच में आ जाए गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, केदारनाथ, यानी कि उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। उत्तराखंड के 4 धाम पूछे तो, उत्तराखंड के 4 धाम पूछे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब पूरे भारत के 4 धाम पूछे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी। तो 4 धाम हो गया ना, उत्तराखंड के 4 धाम। ऑनलाइन वाले भी नोट कर लेना, जो लोग जुड़े हैं एप्लीकेशन से वो लोग भी नोट करें। अरे सिपकिला दर्रा से होकर, रवि कुमार जी, सिपकिला दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, कल मैंने लिखा था। अब आइए, उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जल्दी करना, ये साइड का है। और पूरे भारत के 4 धाम, बद्रीनाथ उत्तर में, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी। और शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ बनाए गए, ये भी पूछता है। शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठ, उत्तर में बद्रीनाथ, सेम रहेगा धाम वाला ही, पूरा पश्चिम में द्वारका, पूरब में पुरी, बस साउथ वाला चेंज हो जाएगा, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, ठीक है भाई। शंकराचार्य के 4 मठ, श्रृंगेरी मठ, जोशी मठ। बद्रीनाथ में कौन सा मठ है जी? जोशी मठ, श्रृंगेरी मठ है ना, शारदा मठ, द्वारका में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ, पुरी में हो गया ना, 4 मठ है। शंकराचार्य के 4 मठ, ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि शंकराचार्य के दक्षिण भारत में कौन सा मठ है? श्रृंगेरी, कर्नाटक। श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। द्वारका कहाँ पड़ता है? गुजरात। पुरी उड़ीसा। बद्रीनाथ उत्तराखंड। याद रहेगा। शारदा, शारदा पीठ, शारदा मठ। बद्रीनाथ में जोशी मठ, गोवर्धन मठ, और श्रृंगेरी का श्रृंगेरी मठ ही नाम है, जगह का नाम भी श्रृंगेरी ही है। चलिए, तो माना जो है ना वो बद्रीनाथ के पास है। बात चला माना से इतना दूर हम लोग पहुंच गए। माना दर्रा कहाँ है भैया? बद्रीनाथ। आप कभी दिल्ली से मेरठ के रूट में बढ़िएगा ना, आप कभी दिल्ली से मेरठ, भाई प्लीज पीछे वालों बात मत करो, बात मत कीजिए। और ऑनलाइन वाले भी कंसंट्रेट होकर के, ईयरफोन कान में लगा करके, कॉपी लेकर के प्यार से ध्यान से पढ़िए। आपके कमेंट अब मेरे सामने आ गया है, आज से आपके एकदम बिल्कुल मेरे सामने कमेंट है, बिल्कुल आपका मैं कमेंट देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और कोई भी डाउट हो पूछिएगा, पूछने में कोई डर नहीं करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि माणा, अब दिल्ली से जाओगे मेरठ, और मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार के रूट में दिल्ली से किधर से भी निकलो, दिल्ली से हरिद्वार जाने के कई रास्ते हैं, है ना। बिजनौर होकर, मेरठ होकर, बिजनौर होकर, या फिर आप जा सकते हैं सहारनपुर होकर, है ना, बागपत, बड़ौर, शामली, सहारनपुर जा सकते हो। तो जिस रूट से भी जाओ हरिद्वार, रास्ते में हाईवे पे लगा हुआ मिलेगा माणा इतना किलोमीटर, माणा इतना किलोमीटर। माणा एक गांव है, उत्तराखंड में माणा क्या है जी? एक गांव है, वहीं पर ये दर्रा है। इसलिए ये दर्रा जो है माणा दर्रा, ये माणा गांव को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? उत्तराखंड के माणा गांव को तिब्बत से जोड़ता है। उस रूट में मैं क्लास लेता था, पढ़ाता था। तो दिल्ली से गाड़ी जाती थी मेरठ पहुंचाने हर टीचर को। तब क्लास हम लोगों की होती थी तो गाड़ी से हम लोग जाते थे, तो देखते जाते थे। अभी भी आदत है पिलर पढ़ने का, पिलर पे क्या लिखा है, कितना किलोमीटर, ये पढ़ने की आदत आज भी है। बोर्ड में कहाँ लिखा है ना। स्कूल जाते थे तो सारे जितने भी दुकान के बोर्ड थे सब याद कर लिए थे। 2 साल में पूछते कि ये दुकान कहाँ है, बता देते कि यहाँ पर है। पढ़ाई की बात याद हो यार, वही सब याद था, है ना। फालतू बातें हमको ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ाई को भी सीरियस ना लें, हल्के में लें और पढ़ें। सीरियस लेंगे तो याद नहीं रहेगा, हल्के में लेंगे तो पढ़ाई याद रहेगा। पढ़ाई को पढ़ाई समझ के ना करें, पढ़ाई को आप एक लाइफ समझ के करें, हिस्सा समझ के करें कि भैया अच्छा ऐसा है, हिमालय में ऐसा होता है, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने आप रोमांचित रहे हमेशा, ऐसे पढ़ें। ऐसा नहीं कि कौन जीवन में कर्म किए कि आज हमको पढ़ाई करना पड़ रहा है ना जी। कुछ लोग ये सोचते कि डायरेक्टर अगर IAS बन जाते तो क्या दिक्कत था, मोदी जी को उसमें दिक्कत क्या, ओम बिरला के बन सकती बेटी तो हमको ही बनने में दिक्कत क्या है। चलिए हो गया, जाने दीजिए। तो भैया माना लिख लो, माना दर्रा उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। हो गया, माना पास ऑफ उत्तराखंड कनेक्ट्स फ्रॉम माना विलेज टू तिब्बत। क्लियर है।
अगला पॉइंट लिखिए, अगला दर्रा माना के बाद थागला, थागला, थांगला नहीं थागला, माथा नहीं लिखा था, माथा नहीं लिखा से थागला कल लिखवाया था। थागला किसको जोड़ता है, लिखो, उत्तराखंड में चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। माना नहीं लिखे अभी तक, बताओ कैसे क्या कर रहे हो। माना दर्रा, रुको अभी रिपीट करवा रहा है, रुको। माना दर्रा, माना पास कनेक्ट्स फ्रॉम, माना पास कनेक्ट्स फ्रॉम माना विलेज उत्तराखंड, माना विलेज उत्तराखंड टू तिब्बत, माना विलेज उत्तराखंड टू तिब्बत। हो गया रिपीट। अब लिखो, थागला दर्रा उत्तराखंड के चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड में चमोली को, चमोली हालांकि मिडिल हिमालय में है, चमोली ग्रेटर हिमालय में नहीं है, जोड़ता है केवल। उत्तराखंड में चमोली को किससे जोड़ता है जी, तिब्बत से जोड़ता है। बिल्कुल सर, शशि प्रभा, शंकराचार्य के मठ रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कर देता हूं शशि। शंकराचार्य के मठ 4 है भैया, बद्रीनाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, अब पूरब में पूरी। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूरब में पूरी, और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी, कर्नाटक में श्रृंगेरी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पूरी और कर्नाटक में श्रृंगेरी। ये 4 मठ। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था जी, केरल के कलादी नामक स्थान पर हुआ था 788 एडी ईस्वी में, और मात्र 32 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया था। 820 में उनका डेथ हो गया। मात्र 32 साल में उन्होंने जो किया हिंदू धर्म के लिए, वो पूरे हिंदू समाज उसके लिए ऋणी है। क्यों ऐसा, क्योंकि आज जितने भी पद होते हैं धर्म गुरुओं के, भारत में हिंदू धर्म गुरु के जो पद हैं, अब शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं रह गए, अब पद है। जैसे आपने सुना होगा दलाई लामा, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा है, तो दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म के गुरु बनेगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा, दलाई लामा। उसी तरह से हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म का धर्मगुरु बनेगा उसको क्या बोल देंगे, शंकराचार्य। ये शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं है, पोस्ट हो गया। अब हर मठ के अलग अलग शंकराचार्य हैं, भारत में हर एक पीठ के अलग अलग शंकराचार्य, उनका आदेश हिंदू धर्म के लिए क्या बन जाता, नजीर, और उसको पालन करना पड़ता। उसी तरह से इस्लाम के हेड को इमाम बोलते, चाहे वो किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक पद बन गया इमाम। उसी प्रकार से ज्यूज जो होते हैं, यहूदी, उनके भी कुछ पोस्ट होते हैं, तो पद हो। जैसे सिख धर्म में कोई गुरु नहीं होता, गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है उसी को गुरु बना दिया गया। क्योंकि गुरु जो बनते थे उन्होंने सोचा कि अगर गुरु का पद बरकरार रहेगा तो अंत में गुरु के पद की लड़ाई हो जाएगा, सिख धर्म कई हिस्सों में बट जाएगा। आज तक एकमात्र धर्म है सिख, जो अभी तक किसी संप्रदाय में बटा नहीं है। कि जैसे हिंदू धर्म में भी शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, इस्लाम में भी शिया है, सुन्नी है, और भी कई है। तो भैया सिख में अभी तक बंटवारा क्यों नहीं हुआ, तो गुरुओं ने सही समय पर फैसला लिया कि अब गुरु का पद रहेगा तो बटेगा ही, इसलिए अच्छा है कि किताब को गुरु बना दो, लड़ाई खत्म। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं भैया, कहाँ लिखा, हाँ थागला हो गया। चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। चमोली क्यों फेमस है, चमोली मिडिल हिमालय, बच्चा ध्यान देना, हम ग्रेटर हिमालय के दर्रा पढ़ा रहे हैं। अभी हम आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा तो बोले ही नहीं आप सोच रहे होंगे हिमाचल में तो रोहतांगो था, आप सोच रहे होंगे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा तो अपने लिखवाया नहीं, ये सोच रहे हैं ना, वो सब मिडिल हिमालय में है। हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रेटर हिमालय के पास। हम जम्मू कश्मीर के कंप्लीट पास नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको ग्रेटर हिमालय में जो दर्रा जम्मू कश्मीर में वो केवल पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रहा है ना। बाकी जो पीर पंजाल दर्रा सुना है आपने, बनिहाल दर्रा सुना है आपने, ये सब कश्मीर में ही है, पर ग्रेटर हिमालय में नहीं है। तो जब मिडिल हिमालय में आएंगे तो उसको पढ़ाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो भैया लिखिए आगे, थागला चमोली बता रहा था। चमोली में फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर है। चमोली में फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर, इसे यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। चमोली को, फूलों की घाटी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी स्थान मिल चुका है। थागला हो गया, मा था नीली, नी से नीति, नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति। चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। अगला लिखिए नीति दर्रा, नीति,
लिखिए नीति दर्रा लिखिए, ये उत्तर काशी को तिब्बत से जोड़ता है। अब उतना लंबा मत सेंटेंस करिएगा, नीति डैश देखिए उत्तर काशी टू तिब्बत, थोड़ा सा उत्तर काशी जिला है, उत्तराखंड में एक जगह है। अरे उत्तरी काशी में गंगोत्री यमुनोत्री है, अरे उत्तर काशी जिले में ही गंगोत्री यमुनोत्री जो पड़ता है उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर काशी टू तिब्बत। अरे माना नीति, नीति लिखिए, थागरा के बाद नीति लिखवा, नीति उत्तर काशी को तिब्बत से। अगला लिखिए लिपू लेख, लिपू लेख, लिपू लेख अगला दर्रा। अरे पढ़ाए थे कल ना, माथा नीली, तो ली से क्या लिखवाए थे? इसका मतलब घर पे कॉपी पलटे नहीं आप लोग। अगर लिपू लेख सुन के अचंभव लग रहा है, इसका मतलब कि आप कॉपी घर पे नहीं पलटे हैं, आप खुद ही पकड़ा गए कि हम घर में कॉपी को जाके रेक में सरिया देते हैं, सुबह निकालते झाड़ के, चल भाई क्लास चलना है यार चलो, धूल झाड़ के ले आती। गलत बात है, धूल झड़ना चाहिए दिन में 3-4 बार, तब होगा काम। हाँ लिखो, लिपू लेख पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। लिपू लेख पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एक जिला है जी, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। लिपू लेख दर्रा, इतना लंबा मत लिखो, ऑनलाइन वाले भी लिपू लेख लिख के डैश दो, अब पिथौरागढ़ से तिब्बत, बात खत्म हो गया, को जोड़ता है। अब बता दें कि सबसे पहले शुरुआत में तिब्बत मानसरोवर की जो यात्रा होती थी, आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा, सुना है ना? वो जो यात्रा होती थी कैलाश मानसरोवर की, वो पिथौरागढ़ से ही होता था, यानी कि लिपू लेख दर्रा से ही होता था। लेकिन जब सुषमा स्वराज बनी विदेश मंत्री, अब तो नहीं रही हो, बड़ी काबिल बहुत योग्य नेता, तो सुषमा स्वराज जी ने उसको क्या किया कि उत्तराखंड में चारों दर्रा जो है ना, जो चारों पास है, माना, थागला, नीति, लिपू लेख, सबको खोल दो। तो फिर पहले पिथौरागढ़ से तिब्बत, यानी कि लिपू लेख दर्रा का केवल प्रयोग करते थे, लेकिन अब जो है उत्तराखंड के सभी दर्रा का प्रयोग तिब्बत जाने के लिए करते हैं। अब बंद नहीं, सभी दर्रा खुला है तिब्बत की ओर, कोई दर्रा बंद नहीं है। कांग्रेस समय में केवल नाथुला पास उधर खुला था, इधर लिपू लेख खुला था, इन्होंने सब खोल दिया। ये अच्छा बात है, गलत बात नहीं, बढ़िया हुआ। हाँ अब देखिए दोनों पर्पस चलेगा वहां, हालांकि रिलीजन पर्पस खोला गया है, खोला गया पर्पस वही, लेकिन उससे ट्रेड भी होगा यदि रिलेशन हमारे अच्छे रहे। और ट्रेड ही एक माध्यम है आजकल के माध्यम में, इकोनॉमी। आज वेपन से हम किसी को जीत नहीं सकते, अगर किसी को जीतना है, वॉर को कंट्रोल करना है, एकमात्र है ट्रेड एंड इकोनॉमी जो आपका देश का है। अगर दूसरे देश से जुड़ता है तो आप ऐसे ही शांति होगी, है ना? एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2013 में, यूपीएससी 2013 सेकंड पेपर, आईआर किसमें लगा हुआ है? यूपीएससी का सेकंड पेपर में, जीएस 4 पेपर हुआ ना, तो उसका सेकंड पेपर में पॉलिटी और आईआर लगा हुआ है। उसमें क्वेश्चन आया था 2013 का पेपर, जाकर उलटिएगा, यूपीएससी का, जिस साल पहली बार सीसेट आया था, सीसेट नहीं सॉरी, मैंने मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, सीसेट तो 11 में चेंज हुआ है, अब मेंस का सिलेबस 13 में चेंज हुआ है। तो 13 में पहला पेपर जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, क्या भारत और चीन के बीच बढ़ता हुआ व्यापार भारत चीन के संबंधों को और खराब करेगा या बढ़िया करेगा? आप इनमें से किस बात से सहमत हैं? अगर जिस बात से आप सहमत हैं अपने पक्ष में उत्तर दें, यूपीएससी आप पर छोड़ देती है क्या गलत और क्या सही। क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया गया, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही था कि क्या भारत चीन के बीच बढ़ता हुआ व्यापार, क्या भारत चीन के बीच बढ़ता हुआ व्यापार भारत चीन के रिश्तों को और खराब करेगा या अच्छा करेगा? इस बात से आप कहां तक सहमत, किस बात से सहमति रखते हैं आप? खराब करेगा या बढ़िया करेगा, किससे सहमति आप रखते हैं? जिससे सहमति आप रखते हैं उसके पक्ष में आप अपना तर्क प्रस्तुत करें, क्यों अच्छा रहेगा, क्यों बुरा रहेगा। तो आपको क्या जाना है? अच्छा पर जाना है, ज्यादा फोकस इस पर करना, 90% 80%। व्यापार बढ़ता, व्यापार के रिश्तों को खराब नहीं करेगा, लेकिन जहां पर ड्रॉबैक है, जैसे हमारा आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, इंपोर्ट वहां से ज्यादा है, तो ट्रेड डेफिसिट वहां हमारा ज्यादा है, व्यापार घाटा वहां ज्यादा है, तो उस घाटे को कंट्रोल करने के लिए भी काम होना चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी में सुधार करके हो, चाहे जैसे हो। तो इस बात को भी वहां एक पॉइंट में रखना है, क्योंकि बिना आलोचना के, बिना उसमें क्या करते हैं, उसको क्रिटिसिज्म किए आंसर पूरा नहीं होता। हाँ जी, हाँ ठीक तो है, सॉफ्ट पावर है, हाँ बिल्कुल। जितने भी शांतिपूर्ण तरीके से जो चीजें होती हैं, अब हार्ड कब होता है? जब हम तार लपेट के फैटम फैटी कर लिए। चीन के साथ हमारा लड़ाई इसने होता है, बेल्ट से, तार से, छुरा से, कांटा से, जैसे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में लड़के नहीं लड़ते हैं,
यूनिवर्सिटी के अंदर जो मारपीट होती है ना, गैंग वॉर, कि तार ले आए, बेल्ट निकाले, बेल्ट से दे, बेल्ट दे दिए, वही करते हैं चीन भारत की सीमा पर। बंदूक से वहाँ लड़ाई नहीं होता, तार से होता है। हाँ, तो बताइए कि यही लड़ाई हम लोग का है। और हम लोग से लड़े ठीक से तब ना, वो सब पीछे से आके धक्का दे दिया। धोखेबाज नाटक करके एक आदमी, तीन आदमी को तो एक आदमी हमारे यहाँ के देख लेगा। वो जो है सब चाइनीज, हमारे यहाँ एक जवान 3 को देख सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए। अब आज नाथुला दर्रा, नाथुला पर सिक्किम के दर्रा, सिक्किम जेलिप्ला ना, ठीक है भाई, पहले जेलिप्ला करते हैं, ठीक है, पहले जेलिप्ला करिए। जेलिप्ला पहले करेंगे, जेनाथ आपका कोड में क्या था, जेनाथ, पहले जे करिए, ठीक है। जेलिप्ला, एक जेलिप्ला दर्रा में लिखिए। देखिए भाई, आपको पता है मिडिल हिमालय का विस्तार, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय का विस्तार सिक्किम और बंगाल दोनों में है। आपने देखा होगा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोनों में। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग है, आपने सुना है ना, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग टी, चाय फेमस है वहां का। और वहीं बगल में एक जगह कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से होते हुए ऊपर बढ़िएगा ना, तो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के बाद 2 रास्ता कटा है। एक नॉर्थ ईस्ट चला गया गुवाहाटी, एक चला गया दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, ठीक है ना। तो दार्जिलिंग आप जाओ, वहीं पर कालिम्पोंग है बंगाल में, तो कालिम्पोंग से 2 रास्ता है। अगर आप बंगाल की बात करिए, बंगाल है, ये बंगाल है, यहाँ पर बात दार्जिलिंग है, यहाँ कालिम्पोंग है। कालिम्पोंग से 2 रास्ता है, कालिम्पोंग से 2 रास्ता है, लेकिन ये रास्ता कालिम्पोंग से एक निकलता है, बाद में कट के 2 रास्तों में बदलता है। एक चला जाता है तिब्बत, एक चला जाता है तिब्बत, एक चला जाता है भूटान। तो यहाँ पर दर्रा है ना, यहाँ पर लहासा है, तिब्बत की राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है ना। तो ये कालिम्पोंग है, ये बंगाल का कालिम्पोंग। बंगाल एक ऐसा राज्य जो सिक्किम को भी छूता है और नेपाल को भी छूता है। एक दिन बताया था आप लोगों को कि बंगाल दिखता नहीं है, नेपाल को दूर से देखेंगे तो लगेगा कि बंगाल नहीं छूता होगा, लेकिन बंगाल नेपाल को छूता है। इसलिए कभी पूछता है कि नेपाल को भारत के कितने राज्य छूते हैं, तो कई लोगों का आंसर गलती हो जाता है ना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम 4 राज्य मार के चले जाते हैं, पर एक बंगाल भी टच करता, बहुत कम। वो आपको बहुत ध्यान से बारीक से देखेंगे तो दिखाई देगा। तो भैया कालिम्पोंग को तिब्बत से, कालिम्पोंग को थिम्पू से, भूटान से कौन दर्रा जोड़ता है? जेलिप्ला। तो लिख लीजिए जेलिप्ला दर्रा। जेलिप्ला दर्रा में 2 पॉइंट लिखिएगा आप, ऐसा कर जेलिप्ला दर्रा लिख के 2 पॉइंट, एक में लिखिएगा कालिम्पोंग टू लहासा, एक में लिखिएगा कालिम्पोंग टू, अरे कालिम्पोंग बंगाल में, लहासा तिब्बत की राजधानी, लहासा तिब्बत की, लहासा मार्केट लगता भी पटना में है ना, ऊनी कपड़ों का मार्केट है लहासा मार्केट, हाँ ये है। और बोधगया में भी लगता है, तो बोधगया में इस मार्केट को बोलते हैं रिफ्यूजी मार्केट, बाहर से आए ना तो रिफ्यूजी मार्केट। यही मार्केट लगता है बनारस में, तो उसको बोलते हैं तिब्बतीय मार्केट। यही मार्केट लगता है दिल्ली कश्मीरी गेट में, तो उसको बोलते हैं एम्बेसी। बाहर के लोग हैं ना तो एम्बेसी मार्केट उसको बोलते हैं। अगर उन्हीं कपड़ा सस्ता खरीदना है दिल्ली में तो कहाँ खरीदेंगे? एम्बेसी। अब यहाँ खरीदना है तो लहासा मार्केट, अब बोधगया में खरीदना है तो रिफ्यूजी मार्केट। तिब्बत चाइना का पॉलिटिकल पार्ट है, तिब्बत चाइना का राजनीतिक अधिकार में है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो चीन एक अलग भाग है और तिब्बत एक। अब मान लीजिए अमेरिका भारत पर कब्जा कर लेता है, या मान लो भारत अमेरिका पर कब्जा कर लेता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लिया अमेरिका पर हम कब्जा कर लेते, अमेरिका भारत के राजनीतिक कब्जे में आ जाएगा, उसको भी इंडिया कहेंगे हम, लेकिन वो भौगोलिक रूप से अमेरिका अलग है और इंडिया अलग है। क्लियर है? एंड तिब्बत ज्योग्राफी के हिसाब से बिल्कुल अलग है, चीन से उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन राजनीति के हिसाब से चीन का उस पर कब्जा है। खैर, तो कालिम्पोंग से लहासा को जोड़ता है, और दूसरा लिखिए कालिम्पोंग से थिम्पू को जोड़ता है। अगले में लिखिए कालिम्पोंग टू थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, यानी भूटान भी जाते हैं उससे। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में है, कंप्लीट कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में है। हो गया? अब लिखे नाथुला दर्रा। हाँ बिल्कुल, दर्रा सिक्किम का है, दर्रा ये सिक्किम का है। चंदा कुमारी, ये दर्रा सिक्किम का है, सिक्किम का दर्रा है। जेलिप्ला नाथुला दोनों सिक्किम का दर्रा है, लेकिन बंगाल से एक रास्ता, कालिम्पोंग से एक रास्ता गई है भूटान, एक रास्ता गई है थिम्पू। जैसे निकलेंगे तब सिक्किम तक तो कॉमन जाएंगे, एक ही रूट से जाएंगे। सिक्किम के बाद 2 रूट में बट गया है,
एक कहाँ जाने के लिए? भूटान, एक जाने के लिए तिब्बत। यानी कि जेलिपला दर्रा सब कहाँ जाएंगे? तिब्बत जाएंगे और भूटान भी जाएंगे। ऐसे भूटान जाने का एक और दर्रा है, वो मैंने बनाया नहीं था, बनाऊंगा इसके बाद उसी चित्र को बनाऊंगा। क्लियर है? बताएंगे आपको डोकलाम विवाद। डोकलाम क्या था, डोकला विवाद क्या था, ये हम अभी आपको समझाएंगे। पहले लिखिए नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा लिखिए भाई, नाथुला पास लिखिए। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम के गैंगटोक, सिक्किम के गैंगटोक को, नाथुला दर्रा सिक्किम के गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है, चुंबी घाटी से जोड़ता है। नाथुला पास, नाथुला दर्रा सिक्किम के राजधानी गैंगटोक को चुंबी घाटी, यानी चीन का रास्ता है, वो चीन जाने का रास्ता है। नाथुला दर्रा से हम कहाँ जाते हैं? चीन, है ना। गैंगटोक को चुंबी घाटी, CHUMBI, चुंबी वैली। चुंबी एक नदी का नाम है जो भूटान, इंडिया और चीन के बीच बहती है। सिक्किम के पास, सिक्किम, भूटान और चीन के बीच एक नदी बहती है, चुंबी नदी, और उसके द्वारा जो घाटी बनता है उसका नाम है चुंबी घाटी। यानी किसको जोड़ता है भैया? चुंबी घाटी। गैंगटोक को चुंबी वैली से जोड़ता है कौन? नाथुला दर्रा। इसका भी चित्र हम बनाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, एक बड़ा सा चित्र बनेगा। इसके बाद वही बनाएंगे, तब मिडिल हिमालय शुरू करेंगे। नाथुला दर्रा से लिखिए ओल्ड सिल्क रूट गुजरती है। नाथुला दर्रा से पुराना सिल्क रूट, ओल्ड सिल्क रूट पासेज थ्रू या पास थ्रू नाथुला पास। प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से होकर गुजरती है। प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से होकर गुजरती थी, अब तो टूट फूट गया। अब तो चीन ने, बता तो रहा था एक दिन, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये सब चर्चा किया था आप लोगों से। अरे चीन ने एक नया सिल्क रूट बना रहा है, चीन के द्वारा पूरे दुनिया को जोड़ने वाली एक न्यू सिल्क रूट बनाया जा रहा है। भाई कुछ लोग, आप लोगों को छूटा हुआ है कुछ चीज, क्या पीछे छूट रहा है कुछ? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पीछे वालों से, कि आप लोग कृपया मेरे साथ चलें। जब हम कुछ बोलना शुरू कर दे तो आप लिखना मत शुरू रखिए, जब बोलना शुरू करें तो आप सुनिए। ये मेरा आपसे काइंडली विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लिखना बंद कर दे। जब हम जब तक बोलते रहें, लिखवाने के लिए बोले तो लिखिए, लेकिन अगर समझाने के लिए बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो छूटा है हमसे बाहर मिलेगा, हम लिखवा देंगे। समझ आ रहा है बात? जो छूटेगा हम बाहर बैठ के आपको लिखवा देंगे, लेकिन अभी तत्काल जब मैं बोलता हूं तो सुनिए, यह मेरा आपसे दरख्वास्त है। तो भैया मैं बोल रहा था, नाथुला दर्रा, प्राचीन रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से गुजरती थी। अभी चीन बना रहा है न्यू सिल्क रूट, नया रेशम मार्ग, उसमें इंडिया शामिल नहीं है। उसका नाम पहले था, जब वो रास्ता जमीन जमीन जाती थी तब उसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, लेकिन अब वो रास्ता चूंकि जमीन और समुद्र सबको शामिल कर लिया गया है, तब उसका नाम पड़ गया BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अभी हाल ही में G8 की मीटिंग हुई है, अभी हाल ही में G8 की मीटिंग, हाल के मतलब हो गया 3-4 महीने, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। G8 की जो मीटिंग हुआ है उसमें भी चीन को टक्कर देने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, G8 के देशों ने एक निर्णय लिया है, उसी तरह का रोड हम लोग भी क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। एग्जैक्टली मुझे रोड का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अब इस बार के G8 मीटिंग का पढ़िएगा डिटेल, आप लोगों को जितनी भी मीटिंग होती है दुनिया में, सब में क्या क्या फैसले लिए गए आपको याद होना चाहिए। इस साल के G8, आसियान, जितने भी मीटिंग हुआ, UNO का मीटिंग, सबके मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ है, ये आप उसका एक लिस्ट बनाइए। G8 में 4-5 पॉइंट, आसियान में 4-5 पॉइंट, ये बना के नोट्स आपको रखना चाहिए, काम आता है। आप बोलेंगे सर इस साल पे एग्जाम न देना हो तो अगली साल काम आएगा क्या? बिल्कुल काम आएगा। कंपेयर टू, आप कंपेरेटिवली अगर कोई आंसर को लिखे, आसियान के मीटिंग पूछा है, इस साल के मीटिंग 2022 का लिखिए, और आप 21 का डाटा भी थोड़ा सा पुट कर देते हैं कंपेयर करके, तो आपका क्या होगा? आंसर सबसे बेहतर हो जाएगा आपका। आपसे जो ऐसा नहीं कि जब जो पूछा केवल आप उसको खाली कीजिए। हो गया? समझ में आ रहा है बात? तो हमें कह रहे हैं कि प्राचीन रेशम मार्ग जिसको कनिष्क ने बनवाया था, कुषाण वंश के राजा, ओल्ड रूट मेकर, लिखिए नीतीश जी, ओल्ड रूट मेकर है कनिष्क। कनिष्क, राजा कनिष्क, राजा कनिष्क। भारत से चीन तक सिल्क रूट का निर्माण किसने करवाया? कनिष्क ने। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। कैसे बनवाया? क्योंकि जिस समय भारत के राजा कनिष्क था, उस समय चीन का राजा था पांचाऊ। चीन का राजा कौन था?
और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी दोस्ती की रोड बन गया, लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती की लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे। तो कनिष्क गलती से गया हुआ था मिलने पांचाऊ से, पांचाऊ के घर, गलती से पांचाऊ के सिस्टर को देखा, गलती से देख लिया, और ऑन द वे नहीं, आउट ऑफ वे नहीं गया, ऑन द वे गया, चुपचाप घर आ गया और चिट्ठी लिखा, प्रिय मित्र पांचाऊ, अब इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने का समय आ चुका है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपकी सिस्टर से विवाह करना चाहता हूं। तो पांचाऊ ने लिखा, दुष्ट नालायक नीच कहीं का, इतनी औकात कैसे हो गई, दोस्ती का मैंने हाथ क्या बढ़ाया कि तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बोला कि नहीं करना था तो मना कर देते, ये नीच नाच लिखने की क्या जरूरत था, अब हम शादी करके दिखाएंगे। अटैक कर दिया इसी बात को लेकर, कनिष्क ने पांचाऊ पर हमला कर दिया, लेकिन पांचाऊ इतना ताकतवर था कनिष्क को भगा भगा के मारा, शादी के सपना भी टूटा, नाथुला पास भी बंद हो गया, है ना, दोनों काम गड़बड़ा गया, तो सिल्क रूट बंद हो गया उसी समय। कौन वैली? चुंबी वैली बताया है, सिक्किम और भूटान के बीच में, अभी बताया तो था, सिक्किम भूटान और चीन के बीच में है चुंबी नदी। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ? सिल्क रूट बंद हो गया, अब फिर एक बार और बंद हुआ, वो बंद हुआ 62 में, 1962 में जब चीन ने हम पर, भाई बात ना करो, 1962 में अमरनाथ जी, 1962 में जब चीन ने हम पर हमला किया धोखे से, पंचशील समझौता को तोड़कर, पंचशील को तोड़ दिया ना जी। पंचशील कब समझौता हुआ था, किस साल में? पंचशील समझौता किस साल? जीके है भैया, 1965 में तो लड़ाई हुआ जी, 62 में समझौता होगा। 55, आप लोग 50, 55 यही में तो दिक्कत है, सब ऑप्शन में ही आएगा, 54, 55, 56, 57, 60, मारिए आंसर। तो पंचशील समझौता को क्या किया उसने? तोड़ दिया, प से 55, प से पंचशील तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद 62 में अटैक कर दिया, तो फिर से नथुला पास फिर बंद, एक बार कनिष्क में बंद, एक बार 62 लड़ाई में बंद, फिर दोबारा सोनिया गांधी के प्रयास से, मनमोहन सिंह के प्रयास से 2006 में नाथुला दर्रा को खोल दिया गया, अब तक खुला हुआ है, अब कोई ऐसा हमला उमला हो नहीं रहा है। हाँ भाई, इज्जत के बाद था, हमला तो करना था कम से कम, हार गए वो अलग बात है। हाँ जी, क्या लिखा लास्ट? हो गया। अब एक फोटो बनाओ, अभी मत बनाना फोटो, अभी अरुणाचल के दर्रा हम बनाएंगे। इस फोटो में दिक्कत क्या होता है ना, थोड़ा मिटाइए तो पूरा मिट जाता है। चलो बनाओ, तो जैसा बनाए वैसा बनाना, मतलब इससे बढ़िया बना तो खराब मत बनाना। कहने का मतलब कि सबसे खराब है, हमें फोटो बनाना नहीं आता भाई, फोटो बनाने में भी मेरा ऑनर्स फिजिक्स रहा है और भूगोल रहा है ऑप्शनल, अब ये दोनों में चित्र का बड़ी इंपॉर्टेंस है, फिर भी नहीं आता बनाने। ज्योग्राफी वाले को, फिजिक्स वाले को चित्र बनाने आना चाहिए। आप तो टैलेंटेड लोग हैं, अमरनाथ जी काफी टैलेंट है, कलाकार आदमी है। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। इसका नाम है बोमडीला, इसका नाम है बोमडीला। ऐसा करो ना, इसमें नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3 और 4। जो दर्रा बनाए हैं उसकी नंबरिंग करो, जो बनाए हो आप उसकी नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसकी नंबरिंग कर लो आप लोग, ताकि हमको लिखने में आसानी होगा और आपको भी लिखने में आसानी होगी। तो एक नंबर पे लिखो बोमडीला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के सारे दर्रा बता रहे नीतीश जी, रवि जी, चंदा, शशि, ध्यान से देखो भाई, 1, 2, 3 और 4 एक नंबर पे लिखिए बोमडीला। कल लिखवाया था ना, एक जगह है यहाँ पर तवांग, तवांग के पास, अरुणाचल प्रदेश में तवांग में मठ है, बौद्ध मठ, पता है ना आपको? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्या है?
बुद्ध भगवान का मठ है, ये जो बुद्ध भगवान का मठ है उसी के पास में बोमडिला पास पड़ता है। बोमडिला एक जगह भी है, बोमडिला एक प्लेस भी है। तो बोमडिला तवांग इसको तिब्बत से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, सॉरी। बोमडिला दर्रा अरुणाचल, सीधे लिख दो, अरुणाचल प्रदेश के तवांग को चीन से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को, यार तवांग नहीं पूछेगा, सीधे अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा, सब दर्रा तो अरुणाचल को चीन से जोड़ रहा है, खाली ये दोनों में थोड़ा सा अलग है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? चाइना से। आई जो दूसरा बनाया हूं ना, ये दर्रा की चर्चा मैंने कोड में ट्रिक में नहीं किया था, सेकंड नंबर 3 ही दर्रा का चर्चा किया था, सेकंड वाले की चर्चा नहीं किया हूं। ये दर्रा है यांग याप दर्रा, इस दर्रा का नाम है यांग याप, यांग याप दर्रा। कल ट्रिक में, ऑनलाइन वाले बच्चे, कल ट्रिक में मैंने चर्चा नहीं किया था। यांग याप दर्रा है एक यांग याप दर्रा है, यांग याप दर्रा। ये दर्रा जो है, सुन लो, यहां से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यांग याप दर्रा के पास ही इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में, लिखना बंद कर दीजिए, यांग याप लिख के छोड़ दीजिए चुपचाप। और देखिए, कल बताया था ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर से। जब काराकोरम पढ़ा रहे थे, कैलाश रेंज पढ़ा रहे थे, तो बताया था कैलाश रेंज में 2 झील है, मानसरोवर और राक्षसाल। मानसरोवर से निकल रही थी कौन? ब्रह्मपुत्र। हम ब्रह्मपुत्र नदी अलग से भी पढ़ाएंगे आपको। तो मानसरोवर से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है उसका नाम यहाँ था सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बताया था कि यहाँ सांगपो या फिर यारलुंग जांगबो के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद ये नदी कहाँ प्रवेश, इंडिया में किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से दर्रे के पास? यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा के पास से क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है, यांग याप दर्रा के पास प्रवेश करती है। और वहां प्रवेश करते समय चूंकि एकाएक मूर्ति है, प्रवेश करते समय चूंकि एकाएक मूर्ति है, तो जाहिर सी बात है कोई नदी बहुत तेजी से आ रही हो पहाड़ में और उसको एकाएक वी शेप में मोड़ दो तो क्या होगा? वहां बहुत ज्यादा कटान कर देगी। क्या कर देगी? बहुत ज्यादा। नदी एकाएक मुड़ेगी तो क्या करेगा? वहां पर बहुत गड्ढा कर देगी। जो गड्ढा जो बनेगा वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, तो इस दर्रा को, उस गड्ढे को ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के नाम से जानते हैं या दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। मैं बता दूं एक बात और, कि ये जो यांग याप दर्रा है ना, उसी के बगल में एक पिक भी है, नामचा बरुआ पिक, कल बताया था। यानी ये जो दर्रा है ना यांग याप, ये नामचा बरुआ पिक के पास है, नामचा बरुआ चोटी के पास में है, इसीलिए इस दर्रा को एक और नाम से जानते हैं। इस गॉर्ज को, गॉर्ज का नाम क्या दिया? ब्रह्मपुत्र गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज। क्योंकि आप पता है आपको, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसीलिए जहां अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दर्रा के पास ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, वहां पर एक गहरी खाई बनाती है, भारत चीन के बाउंड्री पर ही खाई बनाती है। उस खाई को या तो ब्रह्मपुत्र खाई बोलो, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज बोलो, या उसको दिहांग गॉर्ज बोलो, या उसको नामचा बरुआ गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं। नामचा बरुआ पिक के पास वो गॉर्ज बना है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नामचा बरुआ गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। एक ही खाई का 3 नाम है जो बनाया जाता है किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जहां इंटर करती है वहीं पर एक खाई बनाती है, एक खाई बनाती है जहां पर, उसी के बगल में कौन सा दर्रा है? यांग याप दर्रा। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों का? एक जगह से कितना करंट, कितना जीके निकल रहा है? नहीं। तो यांग याप दर्रा के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, जहां इंटर करती है वही भारत चीन सीमा पर उसने एक खाई बनाती है, और वो खाई का नाम ब्रह्मपुत्र खाई, दिहांग खाई या नामचा बरुआ खाई के नाम से उसे जानते हैं। क्लियर है? तो यांग याप दर्रा भी भारत, अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। यांग याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। यांग याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। आपकी मैपिंग भी साथ साथ हो रही है, आपका जो मैप है वो भी साथ साथ चल रहा है, अलग से आपको मैप करने की जरूरत नहीं हो रहा है। अब सुनो, ये जो यहां देख रहे हो 3 नंबर, ये जो 3 नंबर आप देख रहे हो ना, अरुणाचल प्रदेश एकदम कॉर्नर पर, आपको पता है इस कॉर्नर पे इधर से म्यांमार का बाउंड्री लग रहा है और ऊपर से चीन का बाउंड्री लग रहा है। इस कॉर्नर पे 2-2 देशों की बाउंड्री है। यानी जो दीफू पास, 3 नंबर पे लिखो दीफू पास। 3 नंबर पे कौन सा पास है जी? दीफू। दीफू कल तो लिखवाया तो था जी, बॉडी से था ना, या बॉडी से कर देना, यांग याप भी शामिल हो जाएगा।
या बॉडी से, बॉडी से या होता है ना, बॉडी बनाते हो तो बोलता है ना या बॉडी से। आजकल शब्दों से स्टाइल पता चलता है, नहीं यों यों करता है ना लोग, या यस नहीं बोलता, या ज्यादा अंग्रेज हो जाए तो क्या बोलते या। कुछ नहीं समझ में आ रहा अंग्रेजी, सब में ओके बोल दीजिए, ओके ओके ओके। पढ़ना पढ़ाई ठीक, पढ़ाना ठीक बात है, ओके। पढ़ना ठीक बात नहीं, ओके। कुछ नहीं आती तो पकड़ाए ना, उसके लिए है। सब हर एक बात में ओके चल जाता है। किसी भी बात को बोलिए, खाना खाएंगे, ओके। नहीं खाएंगे, ओके। पता है भाई अंग्रेजी समझ में आया तब ना। और एकदम बिल्कुल ओके करने में शर्म आ रही है तो बिल्कुल वहां चुप रही है, ऐसी गंभीरता से मुस्कुराइए मत, बैठे रहिए कि लोग डरे आपसे बात करने में। कुछ बोल भी दे, कुछ बोल भी दे तो अपना एक बार गुर्रा के देखिए, अंग्रेजी में दूसरा ने बोल दिया, कई बड़ा खड़ूस आदमी है, एकदम हंसता भी नहीं है, हंसने वाली बात बोल रहा हूं फिर भी नहीं हंस रहा है, तो अंग्रेजी में बोले तो कैसे हंसेंगे, हिंदी में बोले तब ना हंसेंगे। चलो भाई, तीन नंबर देखिए, हाँ 3 नंबर में लिखो भैया दीफू। दीफू दर्रा देखो, देखो ये जहां पर है ना, जिस ट्राई जंक्शन पे, दीफू दर्रा ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन मतलब इंडिया, चीन और म्यांमार पे है। तो यहां से आप म्यांमार भी जा सकते हो, यहां से आप चीन भी जा सकते हो। तो लिख लीजिए दीफू पास सिचुएटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चीन। दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन के ट्राई जंक्शन पर है। इसको अंग्रेजी में लिखो, कुछ हिंदी मुश्किल हो जाता है। नहीं, दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। दीफू पास सिचुएटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। इंडिया, चाइना और म्यांमार, इंडिया, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे है दीफू दर्रा। और ट्राई जंक्शन पे है तो दोनों जगह जाएंगे, यहां से निकलेंगे गाड़ी लेकर के, पास को निकलेंगे तो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, है ना। ट्राई जंक्शन पर है दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन का हिंदी लिख सकते हो त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु पर है, ट्राई जंक्शन पर है। क्लियर है। अब यहां लिख दो 4 नंबर पे सेला दर्रा। सेला 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 एक दर्रा और है तूजू, मणिपुर में। मणिपुर में भी एक दर्रा है जी, ये बढ़ाएंगे बाद में। तूजू दर्रा साथ साथ बना सकते हो, हैं। सेला 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 दर्रा कल दिखवाया तो था। सेला दर्रा लिखिए, ये भारत को, मैं तो क्लियर हो गया, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। लिख लीजिए सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इधर सब म्यांमार, इधर पूरा, इधर कौन सा देश है, म्यांमार। ये पूरा कंप्लीट इधर कौन सा देश है, म्यांमार। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग स्टूडेंट, देखो ये अरुणाचल ऊपर का हिस्सा कौन सा है, उसके बाद नागालैंड और उसके बाद मणिपुर, तब मिजोरम। क्रम से कल बताया तो था, आना मम्मी, एक नॉर्थ से साउथ अरेंज्ड है। ये जो बताया था कल ट्रिक, 7 सिस्टर वाली ट्रिक बताया था ना, आना मम्मी एटीएम। कल बताते हुए बताया था आप लोगों को कि आना मम्मी अरेंज है, नॉर्थ से साउथ अरेंज है, ये बात बोला था। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, एक क्रम से है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया ये, नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तूजू। मणिपुर में एक दर्रा बना लो उसी फोटो में, तूजू दर्रा। 5 नंबर पे लिख दो तूजू। आइए आइए, एकदम अंतिम समय पर आए हैं। अच्छा हाँ हाँ, कोई बैठ सकते हैं, मेरे क्लास में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत। अंतिम 5 मिनट भी आ सकते हो, इजाजत है। मेरे क्लास में परमिट है अंतिम में आने का भी, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तूजू दर्रा किसको जोड़ता है भैया, बोलो। मणिपुर को, म्यांमार को। तूजू दर्रा मणिपुर को इम्फाल के पास है, इम्फाल से बोल सकते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल को जोड़ता है म्यांमार से, इम्फाल को जोड़ता है। और आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, देखता हूं कितना सिंसियर आप हैं, कितना अपने देश के प्रति सोचते हैं आप। भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा म्यांमार में
एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, जैसे चीन घूम घूम करके श्रीलंका में, पाकिस्तान में पोर्ट बना रहा है, पाकिस्तान में चीन बना रहा है ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में बना रहा है हम्बनटोटा पोर्ट। चीन के द्वारा श्रीलंका में कौन सा पोर्ट बनाया जा रहा है? हम्बनटोटा, और श्रीलंका में हम्बनटोटा और पाकिस्तान में ग्वादर, ये बनाया जा रहा है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। उसी प्रकार इंडिया म्यांमार में एक पोर्ट बना रहा है, एक नदी के पास, एक नदी का मुहाना है, वहीं बना रहा है अपना एक पोर्ट जिसका नाम है कलादान बंदरगाह। क्या बना रहा है? इंडिया म्यांमार में कौन सा पोर्ट डेवलप कर रहा है? कलादान। जब आईआर का क्वेश्चन लिखोगे ना, इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन अब लिखोगे, तो इन सब फैक्ट्स की आपको जरूरत होगी। इंडिया कलादान, कलादान, कलादान। आप लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। जब आप पढ़ते हैं मैगजीन, मंथली मैगजीन है, न्यूज़पेपर, तो उसको एडिटोरियल को भी पढ़ें। केवल कौन जीता वर्ल्ड कप ये नहीं पढ़ना है, केवल ये भी पढ़ना है कि भारत में खेल के सुधार के लिए सरकार के द्वारा भी क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या किया जाना चाहिए। आपको ये भी पढ़ना है कि खेल संस्कृति क्या एक देश दूसरे देश के बीच रिश्ता को प्रगाढ़ करने में मदद करता है क्या? खेल भी क्या रिश्तों को बनाने में, आईआर को मजबूत करने में क्या खेल भी मदद करता है? यस। ये सब आपको जोड़ना है। पूछ सकता है कि आपके हिसाब से किसी देश के बीच रिश्ते को सुधारने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ये भी क्या है? आईआर है। एक देश का दूसरे देशों से संबंध सुधारने के लिए आपके नजर से एक अधिकारी होते हुए आप क्या क्या निर्णय ले सकते हैं? तो एक दूसरे देशों में जो हमारा पर्यटन स्थल है, एक दूसरे देशों को आने जाने की सामान्यतः छूट मिलनी चाहिए, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों को एक दूसरे देशों में सेलिब्रेट करना चाहिए, एक दूसरे के युवाओं को एक दूसरे देश में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, है ना? समझना? एक दूसरे के फिल्म को एक दूसरे देशों में दिखाना चाहिए, एक दूसरे देश के नृत्य और रीति रिवाजों को दूसरे देश में भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे न केवल आपके रेवेन्यू को फायदा मिलेगा, साथ में एक दूसरे देशों से रिश्ते भी आपके ठीक होंगे। इसी को बोलते हैं लोक नीति, इसी को बोलते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। एक टर्म देते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। जैसे पाकिस्तान की सरकारें कश्मीर में कभी भी शांति नहीं होने दे रही है, तो हम क्या करेंगे? वहां की पब्लिक डिप्लोमेसी करेंगे, आम जनता का दिल जीतेंगे। फिर वहां की आम जनता क्या करेगी? वहां की सरकार पर दबाव बनाएगी हमारे देश के साथ रिश्ता सुधारने के लिए। इस तरह से हमारा रिश्ता सुधर सकता है ना? हम उनके दिलों में राज करने लगे। भारत की सरकार पाकिस्तान के लोगों के दिल में राज करे तो वहां पर सरकारों पर क्या पड़ेगा? दबाव। जैसे भारत में ब्रिटेन का सत्ता था, तो दादा भाई नौरोजी लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ब्रिटेन में जाकर अंग्रेजों का दुष्प्रचार किया कि देखिए आपके लोग वहां जाकर हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, और वहां जाकर चुनाव जीत गए प्रचार करके। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। ये भी कहीं ना कहीं रिश्तों को सुधारने में मदद करता है। तो पढ़िए जब आईआर, तो पूरी हर एंगल पे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सब पर आप विचार करें, सभी तरह के पैरा लिखें, तब जाके आपका आंसर पूरा होता है। हाँ हाँ, वही तो बोला मैंने। जिस हमारे चुनाव आयोग जाके मिडिल एशिया के जितने भी देश है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब में चुनाव कराए। हमारे चुनाव आयुक्त जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको जिम्मेवारी मिला पूरे मिडिल एशिया में चुनाव कराने का। तो ये सब क्या है? हमारा उनके विशेषज्ञ हमारे यहाँ कुछ काम कर दे। जैसे आप देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इनके यहाँ जियोथर्मल एनर्जी बहुत बेहतरीन है। जियोथर्मल एनर्जी बेहतरीन है। हमारे यहाँ अगर उसका डेवलपमेंट करना है तो किनके विशेषज्ञ आएंगे? उन देशों के स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आएंगे, उसको डेवलप करके चले जाएंगे। तो रिश्ता सुधारने में कई चीज काम करता है। आपको हर एंगल से सोचते रहना है। यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं तो किताबों से बाहर जाके भी सोचते रहना पड़ेगा, चिंतन के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, तब होता है काम। और आप जब भी आंसर लिखें तो सभी पक्ष पर आंसर लिखें, ऐसा मानते हैं। और ये तब होगा जब प्रैक्टिस से होगा। ये एक दिन में 2 दिन में सोच के नहीं हो सकता, ये बनते 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 आता है। खैर, कलादान नदी के किनारे और चाइना वही करता है ज्यादा रेट में, इंटरेस्ट रेट पे डेवलपमेंट या कुछ पोर्ट वोर्ट जो भी बनाने के लिए, तो भी लेकिन ज्यादा उन लोगों का जो इंडिया कम एक्चुअली क्या है ना, सुन लो, हम करते ही कम है, वो मास लेवल पे करता है। हम एक टावर लगाते हैं तो लगा देता है 20 टावर। हम पहुंचते हैं 10 लोगों तक, पहुंच जाता है 100 लोगों तक। सस्ता से मतलब नहीं, आप चीप सामान लेके जाइए कहीं और 10 लोगों तक पहुंचिए। हम बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, मान लो पटना में हम बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बेहतरीन मैं पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
मान लो तारीफ करने में क्या जाता है, अपनी अपनी ही तो तारीफ करनी है, जितना कर लो। तो भैया मैं सबसे बेहतरीन पढ़ाता हूँ मान लो, तो अब हमारी मार्केटिंग कमजोर है, हम 10 लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो कोचिंग में हमारी कितनी बेट होगा भैया, 10 लोग होंगे। और एक आदमी हमसे थोड़ा डाउन पढ़ाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी हाई कर दिया है, दिखावा ज़्यादा कर दिया और पहुंच रहा है अधिकतम लोगों तक, तो उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ होगी। क्योंकि वहाँ जो भीड़ है वो अधिकांश हमको नहीं जानता, अधिकांश बेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, चीफ सस्ता टेक्नोलॉजी भी, हमसे सस्ता टेक्नोलॉजी उनकी है। जो फीचर मोबाइल में हम देते हैं 20,000 में, वो मात्र 3,000 में देके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो तो है ही भाई, और ये औकात की बात नहीं बोला, मार्केटिंग मेरी कमजोर क्यों है, हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझा रहे बात ना। उनकी इन्वेस्टमेंट ह्यूज है, हमने वो 10 रुपया करते हैं इन्वेस्ट, तो हम वो 100 करते तो हम 10 करते हैं। आपको लगता है ना, ऐसा कहाँ है, ऐसा नहीं, आप कहाँ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिए आप। इंडिया प्रॉफिट कहाँ लेती है, इसकी कम लेती है, ऐसा नहीं कि इंडिया प्रॉफिट कम ले रही है, चीन ज़्यादा ले रहा है, ऐसा भी नहीं है बात है। हाँ, लेकिन चीन हमसे कम ही प्रॉफिट लेती है, लेकिन चीन से बस, चीन अगर किसी देश में नहीं पहुंचा, इसका एकमात्र वजह होता है चीन का नेचर, चीन का जो विस्तारवादी नीति है। कुछ लोग डर, हाँ, वो जो नेचर, एक्सप्रेशनिस्ट नेचर जो उसका है, वो नेचर से लोग डरते हैं, इसलिए चीन को नहीं बुलाते, वरना चीन में ज़्यादा फायदा है। चीन अगर कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसको ज़्यादा फायदा देता है हमसे, हमारे तुलना में। पूरा अफ्रीका में देखिए ना, 80% चीन फैला हुआ है, हम 10% भी नहीं पहुंच पाए हैं। और मैं आप दिखाते हैं, कल न्यूज़ चल रहा, मुझे आश्चर्य हुआ न्यूज़ में, कल एक न्यूज़ चल रहा था कि चीन में महंगाई की मार, हम कहे कि माथा पीट लिए हम कि भैया भारत में महंगाई न्यूज़ चैनल को दिख नहीं रहा है, चीन में महंगाई की मार दिख रहा है। लिख रहा है कि चीन में महंगाई से त्रस्त लोग, इंडिया में तो महंगा सामान आप खरीदे, इसका मतलब आप देशभक्ति कर रहे हैं। चलिए जाने दीजिए, अब वहीं फिर आ रहे हैं जहां हमको नहीं जाना चाहिए। हम उस आदमी से बचते हैं, बड़ा गहरा रिलेशन हमारा हम लोग के बीच का है, मोदी हमारा अच्छा संबंध है, बिगाड़िए मत आप लोग। हर क्लास में बिगाड़ लेता हूँ, ये क्लास बचने दीजिए कम से कम, आगे आ जाओ। हम फैन हैं, हर मोदी के फैन हैं जिसकी सरकार हो उसकी फैन हो जाओ, बात खत्म। सरकार मतलब सरकार होता है, खाली कहने का है, जनता का शासन। मतलब जो सत्ता में है ना, बड़ी पावरफुल लोग होते हैं, किसी को भी उठवा सकते हो, किसी को भी खत्म करवा सकते हो, इसलिए उनके फैन रहो, कभी भी सत्ता के खिलाफ मत जाओ, आगे बढ़ो। चलो भैया, मिडिल हिमालय। अच्छा, एक फोटो बनाना था, भूल गया, बना लीजिए, इस फोटो को बता देता हूं भाई। एक चित्र बनाना है मुझे डोकला पास का, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखना। डोकलाम विवाद, आज से 2016 या 17 में एक विवाद आया था इंडिया में, यूपी चुनाव से पहले, डोकलाम विवाद। उस विवाद पे चर्चा हम लोग करते हैं, थोड़ा सा में हो जाएगा। क्या था विवाद, थोड़ा बड़ा ही बने तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वही बना रहे हैं, चिकने नेक बना रहे हैं। बनाइए, इस फोटो को बनाइए। हाँ, बनाना है भाई, बनाइए तो समझ में ज़्यादा आएगा। कुछ लोग तो एकदम पसीना पसीना हो रहे कि सर क्या करवा रहे हैं आप, लिखवाइए। सब लोग लिखवा रहे हैं तो आप खाली फोटो बनाते हैं आके, खाली चित्र 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 चित्र। तो हमारी कॉपी देखने में सुंदर लगता होगा, भूगोल कॉपी चेक करते हैं तो लगता होगा नहीं कुछ पढ़े हैं। कुछ मजबूत हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन भी मजबूत हो रहा है ना जी। भूगोल में आपको लगता है बिना भूगोल के हम आईआर के क्वेश्चन अच्छा लिख पाएंगे? आपको लगता है बिना भूगोल के हम इतिहास लिख पाएंगे? इतिहास भी नहीं लिख पाएंगे आप। अगर आप वर्ल्ड वार पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे हैं, सब में भूगोल शामिल है। सब कुछ दुनिया में हुआ है, सब भूगोल के लिए। जमीन की लड़ाई सब जगह क्या हुआ है, हमेशा लड़ाई जमीन के लिए हुआ है, जमीन पर कब्जे को लेकर। लेकिन गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये धरती पूरे दुनिया के लिए काफ़ी है। जितने लोग दुनिया में है, 7 साढ़े 7 अरब जो भी हों, 7 अरब तो हो गया था 2011 में, अब 7.5 पौने 8 हो गया होगा अरब। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए धरती काफ़ी है, लेकिन लोभी के लिए कम है। ये बात किसने कहा? गांधी जी। ये पानी टंकी पर पटना में एक जगह लिखा हुआ था। लेकिन 2013 में पहली बार जब सिलेबस चेंज हुआ, एथिक्स का पेपर आया, 4th पेपर, उसका क्वेश्चन था 2013 का एथिक्स का पेपर निकाल के देखिए, उसमें
12.5 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, 150 शब्द में लिखना था। क्या लिखना था कि पूरे दुनिया के लिए धरती काफी है लेकिन लोभी के लिए कम है, डैश देके महात्मा गांधी, और उस पर लिखिए 150 वर्ड 200 वर्ड लिखिए। 12.5 नंबर का क्वेश्चन था। पहली बार जब सीसेट लागू हुआ तो एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। कोटेशन से 2 क्वेश्चन हर बार रहता है एथिक्स में, और उस पर आपको लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि टंकी पे लिखा रहा तो काम बेकाम का चीज होता है? उस तो 2010 में मैंने देखा था और 13 में यूपीएससी में पूछ लिया। पटना की टंकी पे लिखा था धरती पूरे दुनिया के लिए काफी है लेकिन लोभी के लिए कम है। था तो बात टंकी पर का, पर वो आ गया यूपीएससी 12.5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आईएएस बनाने के लिए। तब जो स्कूल में जो लिखा ना कोटेशन, देखे होंगे कुछ उस स्कूल में कोटेशन लिखा रहता दीवारों पर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। उस कोटेशन को आप हल्के में मत लीजिए, ना हो तो कॉपी में नोट कर लीजिए, कुछ नया कोटेशन है तो, और उस पर विचार कीजिए कि इन्होंने क्या बोला है। हो सकता है यूपीएससी का वो क्वेश्चन बन जाए। नहीं जी, समझ में आ रहा है? बेकाम का कुछ नहीं है। समोसा के पेपर पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो समोसा फेंक करके उसको पैकेट में रख सकते हैं। अरे काम की बात जो भी हो उसको रखिए, आप बेकाम को फेंकिए। पर हम लोग क्या करते हैं, बेकाम वाला को रखते हैं और काम वाला को फेंक देते हैं। सब काम कर लेते हैं तो पढ़ाई के लिए समय निकलता है। अंतिम लक्ष्य हमारा पढ़ाई है। सब हो गया, टाइम बच गया तो पढ़ेंगे, वरना छोड़िए। आइए यहाँ भैया, ये देखो इधर सिक्किम और भूटान के बीच का जो ये जगह है ये खाली जगह है। भूटान बस इतना है, सिक्किम बस इतना है, ये बीच का स्थान खाली है। हाँ बिल्कुल मोनिका, जो क्लास आपकी छूट जाती है, हमने सोचा है कि कुछ बैकअप क्लासेज किया जाए और उसको हम बिल्कुल करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी तत्काल जो कर रहा हूँ उसको देखिए, ये खाली जगह है, यहीं पर एक नदी बहती है, चुंबी नदी, इसी खाली जगह में, और उसके द्वारा एक घाटी बनाया जाता है, चुंबी घाटी। क्लियर है? यहाँ पर एक चुंबी घाटी है, चुंबी वैली, चुंबी घाटी। क्लियर है? ये चुंबी घाटी है। ठीक, अब सुनिए, चुंबी घाटी विवादित है। यहाँ ना चीन आएगा, यहाँ ना चीन आएगा, ना भारत जाएगा, ना भूटान आएगा। आई नीचे बांग्लादेश है। कौन सा देश है ये? ऊपर में चाइना है। ये सिक्किम मतलब इंडिया, ये भूटान, ये भूटान है, ये इंडिया का सिक्किम है। आईएस इंडिया सिक्किम। ठीक है। 2012 में भारत, भूटान और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। 2012 में भारत, भूटान और चीन के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ था। उसमें था कि चुंबी घाटी में कोई नहीं आएगा, न तुम सड़क बनाओगे यहाँ, न इंडिया बनाएगा, न भूटान बनाएगा, इसको खाली छोड़ दो। न तुम आओगे इसमें, न हम जाएंगे, न भूटान आएगा, इसको क्या करना है? खाली छोड़ देना है। चीन बोला ठीक है, चीन समझौते करता धोखा देने के लिए। अगर ना बिल्कुल खाली छोड़ना है, कि छोड़ देना है खाली, उसको कुछ नहीं करना है। जैसे मामा जी ले आए रसगुल्ला, कंजूस मामा जी 250 ग्राम यानी 1 पाव रसगुल्ला लेके आए, 5 भांजा। एक रसगुल्ला, अब बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ला लाए, 1 ही पाव लाए हैं। अब एक भांजा, उसमें जो चीन टाइप का भांजा है, वो समझौता कर गए, मामा जी आएंगे सबको बांटेंगे, चुपचाप से छोड़ दो, कोई नहीं खाएगा। और रात में कंबल में घुसा लेके चला गया डिब्बा, और घुस के अंदर अंदर गायब कर दिया। बाकी लोग मामा जी के वेट कर रहे हैं, तब तक सुबह पिटाया हुआ आदमी जम के, मुक्का मुक्का मारा सब, अब खा लिया, उसको असर नहीं पड़ रहा है कुछ। मारते रहिए, मारते रहो भैया, कोई असर नहीं। वही बात चीन का है, तो समझौता है करके तोड़ने वाला। 12 में समझौता हुआ और 15 में ही समझौता तोड़ दिया, और तोड़ के धीरे धीरे रोड बनाते आ रहा था। नजर पड़ा भारत के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है रॉ को, रॉ के एसपी ने बोल दिया कि भैया काम कर रहा है चीन, कुछ करिए। 14 में ही 15 में बोल दिया था कि चीन आगे बढ़ रहा, हरकत ठीक नहीं लग रहा है कुछ उसका। रॉ ने बोल दिया, मोदी जी ने बोला कि अभी कुछ नहीं करेंगे, बढ़ने दो आगे, कुछ और रोड बनाने दो तब करेंगे, है ना। रोड बन जाएगा तो ठीक है ना रहेगा जी, बना देगा तब करेंगे, ताकि लौट जाए अपना रोड बना के। और फिर दूसरा बात ये भी कॉन्सेप्ट था कि यूपी में चुनाव था, तो ये 17 में चुनाव है तो 17 आने दो, थोड़ा कुछ दुराव आगे बढ़, 17 में सब काम करेंगे तो फिर क्या होगा। चुनाव में लोगों को लगा कि मोदी जी थे तो बच गया, वरना कोई और होता तो ये कब्जे हो जाता। ये मोदी ये बचा लिए वहां पर, है ना। तो 17 का इंतजार किया गया और 16 में जाके मामला उठाया गया था कि 17 में चुनाव है तो लेटेस्ट काम होगा, तो यूपी में वोट में पूरा फायदा 326 सीट वाला मिल जाएगा, है ना। नहीं होता एक कविता है राहत इंदौरी का कि सुना है सरहद पे तनाव है क्या, पता तो करो पड़ोस में चुनाव है क्या, है ना। तो भैया यही बात है। तो ये भैया चुनाव वाली बात थी, खैर जाने दीजिए,
हम यहाँ पर चीन से भारी पड़े। यहाँ पर हम चीन को क्या किए, चीन को स्वीकारना पड़ा। इंडिया टुडे का मैंने लेख पढ़ा, उसमें चीन ने स्वीकारा कि हम इस फ्रंट पे इंडिया से क्या है, कमजोर है। यहाँ उनको वापस जाना पड़ा मजबूरी में, पूरी सेना भर दिया गया यहाँ पर, भैया कुछ भी हो उसको वापस भेजना पड़ेगा। तो पूरे क्षेत्र में चीन अब मानता है कि अभी तत्काल हम भारत से कमजोर हैं, हम इस पर काम करने की जरूरत, होमवर्क करने की जरूरत है। तो देखो भैया, ये जो पॉइंट है ना, ये जो कॉर्नर है चुंबी घाटी का कॉर्नर, ये पड़ता था पहले इंडिया में। और यहाँ जाने का एक रास्ता था, मात्र एक तर्रा था, जैसे मैंने बताया कालिम्पोंग से भूटान जाने का एक रास्ता था जेलिप्ला। उसी तरह से एक और रास्ता है सिक्किम में भूटान जाने का, उसका नाम है डोकला। इस दर्रा का नाम क्या है, इस दर्रा का नाम है डोकला दर्रा। नीचे लिख देता हूं, जगह कम है, डोकला दर्रा। यानी कि अगर आपको इस पॉइंट तक आना हो तो आपको डोकला दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां पर भूटान, इंडिया और चीन तीनों की बाउंड्री लगता है। लेकिन ये था पॉइंट कहां, इंडिया में। तो इंडिया में था, लेकिन लगता था कि भूटान के पास है, तो इंडिया ने भूटान को गिफ्ट में दे दिया कि आप रखिए। भूटान हमारा दोस्त भी है, परमानेंट दोस्त, किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ नहीं छोड़ता, और चीन के फेवर में कभी भी नहीं जाता। लेकिन नेपाल मजबूरी हमारा है, इनसे दोस्ती करना हमारी मजबूरी है। बफर स्टेट ये भी, लेकिन इसकी दोस्ती करना हमें क्या है। बफर स्टेट क्या होता है, दो बड़े देशों के बीच छोटा सा देश जो लड़ाई सुलझाने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। ये तो है बफर स्टेट, चालू बफर स्टेट है। ये कभी चीन की तरफ चल जाता है, कभी मेरे तरफ। इतना पैसा चीन इतना दे रहा है, जा रहे हैं उधर, अच्छा नहीं भाई जा मत जाओ, हम भी कुछ पैसा तुमको देंगे। कंकड़ है, सूज और पैर के बीच में जो भी कंकड़ हो, कंकड़ मत कहिए, एक ऐसी क्या, चलो जाने दो भैया ये बड़ा खतरनाक स्थिति है नेपाल के साथ, क्या कहें। जान दो इस पर। भूटान को हम गिफ्ट में दे दिए। पॉइंट किसको दे दी गिफ्ट में, कि रखो भैया भूटान। इस पॉइंट का नाम दिया गया ट्राई जंक्शन। ये भी ट्राई जंक्शन है, जो भी तीन देश की बाउंड्री जहां लगे उसको क्या बोलते हैं, ट्राई जंक्शन। चूंकि यहां डोकला दर्रा से जाते थे, इसीलिए इस ट्राई जंक्शन का नाम पड़ गया डोकालाम। डोकालाम, डोकला दर्रा से इस ट्राई जंक्शन तक पहुंचते थे, इसीलिए डोकला दर्रा के नाम पर ट्राई जंक्शन का नाम क्या पड़ गया, डोकालाम। डोकला दर्रा के नाम पर क्या पड़ गया नाम, डोकालाम। चीन इसमें रोड बना रहा था, डोकालाम तक आने की कोशिश कर रहा था। देखो रोड बनाना बुरी बात नहीं है, बना ले। यहाँ भूटान रोड बनाता तो कोई दिक्कत नहीं था, इंडिया बनाता भी तो कोई दिक्कत नहीं था, बांग्लादेश उछल के बना देता तब भी दिक्कत नहीं था। चीन बना रहा था इसलिए दिक्कत है, क्योंकि ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, इसको चिकन नेक, मुर्गी का गर्दन, पहले चिकन बनाते तो पहले गर्दन में मोड़ते हैं, तो गर्दन में मोड़, ये जो है ना चिकन नेक इसको बोलते हैं। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 30 किलोमीटर, कहीं कहीं 16 किलोमीटर, कहीं कहीं 20 किलोमीटर, मात्र इतना चौड़ा है। इस 16 किलोमीटर इंडिया में है, बाकी नीचे बांग्लादेश और 16 किलोमीटर के ऊपर चीन, भूटान, यानी इतना खतरनाक इलाका, मात्र 16 किलोमीटर। लेकिन भूटान रोड बना देता तो दिक्कत इसलिए नहीं था कि उसका विस्तारवादी नीति नहीं है, इंडिया का भी नहीं, बांग्लादेश का भी नहीं है। चीन अगर बना देगा रोड बनाते हुए, यहां पहुंच गया सेना के साथ, तो 16 किलोमीटर उसके लिए खेल होगा। 2 घंटे के अंदर क्या बोलेगा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट गलती से आपके पास था, ये हम मेरा ही था ना, गलती से आप रखे हुए थे। रिसेंटली में इससे शाहीन बाग में स्टेटमेंट आया था वो चिकन नेक सर जी मामले में, वी विल ब्रेक द चिकन नेक। तब गए भी तो अंदर, एग्जैक्टली। हाँ बढ़िया है, ऐसे लोगों को ठूस दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि चिकन नेक। अरे देश में मोदी को गाली दे लो यार, उसमें पुतला जला लो, आग लगा दो, पेट्रोल फेंक दो, देश को तोड़ने की बात करते हैं आप, और कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, बात खत्म है भाई। इसमें मुसलमान हिंदू की बातें नहीं है भाई, यहाँ मुसलमान तो गोली से, बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह लोगों को गोली से उड़ा दो सीधा। ये कोई लोकतंत्र का मतलब थोड़ा नहीं है कि आप कहेंगे कश्मीर को तोड़ के फेंकवा देंगे तो गुजरात को तोड़ के फेंकवा देंगे। ये इसका कोई बर्दाश्त, अगर कोई इसको सपोर्ट, इस चीज को सपोर्ट कोई करता है तो सपोर्ट करने वाला को 20 वर्ष करा दो, कम से कम 20 वर्ष जेल में ठूसो उसको। ये इसको ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। ये कोई कह दे कि हम चिकन नेक तोड़ देंगे, हम ये तोड़ देंगे, ये सही बात, ऐसे लोगों को सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए। ये तो भारत देश लिबरल है थोड़ा, इसलिए जेल में भेजा है, कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें तो सही बात ही बोल रहा हूँ, कहाँ गलत बोल रहा हूँ, रियलिटी यही है। देश के अगर अखंडता के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो आज देश के कानून में प्रोविजन होना चाहिए गोली मार देने की, ये मैं मानता हूं। जब तक आप, देश चलता है कड़ाई से, देश चलता है स्ट्रिक्टनेस से, आपको देश के अंदर जो बोलना है बोल दो, जिसके खिलाफ बोलना है बोल दो, देश के खिलाफ नहीं बोलना है, बात खत्म है। कभी चीन में जाके बोल के दिखाओ, चीन में तो छात्रों का आंदोलन चल रहा था थियानानमेन चौक पर,
और वहां पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। उसके बाद चीन में कोई धरना ही नहीं हुआ। हम तो चीन तो नहीं है भाई, मानते चीन हम नहीं है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, हो गया ये। अब बोलिए सर ये प्रॉब्लम क्या था? चीन अगर यहाँ आ जाता तो क्या प्रॉब्लम? समझ आ रहा है प्रॉब्लम? 1 घंटा भी नहीं लगाता, कब्जा करके बोलता कि पूरा मेरा है, और फिर आप आराम से उससे फिर फरियाते रहते। हजारों किलोमीटर कब्जा कर लिया 62 में, अभी तक हम उसको छुड़ा पाए हैं? नहीं छुड़ा पाए हैं। तो इसको छुड़ा लेंगे क्या? हो गया। ऐसे भी अरुणाचल प्रदेश में दावा जताता है, और उसका अंदर का जो मैप है ना, उसे पूरा इंडिया को अपने में दिखाता है। वो चीन का जो अंदरूनी मैप है उसे पूरा इंडिया अपने में दिखा देता है। हम इसमें गलत क्या? इसमें गलत नहीं बोला हूं मैं सही बोला हूं। देश के सुरक्षा, एकता, अखंडता के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे उसे जो भी हो। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिडिल हिमालय। टाइम हो गया क्या? हो गया क्या? ओह सॉरी। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ नॉलेज बढ़ा आप लोगों का, आज कुछ ज्ञान मिला? कैसा लगा क्लास?